चलिए जी, नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया जी, आ जाइए। हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय की, और आज हम महत्वपूर्ण अध्याय की बात करेंगे कि औपनिवेशिक शासन जो हमारे भारत पर हुआ, जिसे हम भारत में अंग्रेजों का शासन कहते हैं, आखिरकार उस शासन का क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा था। तो जिस टॉपिक पर परिचर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव। ठीक है। औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या है? यह आर्थिक प्रभाव किस तरह से आर्थिक प्रभाव हमें दृष्टिगत होता है, उसे समझना चाहिए। अब हम इस औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव में, जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये है क्या, है ना। इसका परिचय जो है वह क्या होता है और आर्थिक प्रभाव का रूप क्या होता है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, सबसे पहले प्रभाव पड़ा, ये पड़ा हमारे सूती वस्त्र उद्योग पर। वस्त्र उद्योग पर बेहद ज्यादा प्रभाव पड़ा। एक समय था जब ढाका की मलमल इतनी प्रसिद्ध हुआ करती थी कि मलमल की जो एक साड़ी हुआ करती थी वह पूरी की पूरी एक माचिस की डिब्बी में आ जाया करती थी, और उस पूरी साड़ी को जो है आप अंगूठी में से आसानी से निकाला जा सकता था। तो एक आता है सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव। सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव, तो इसकी परिचर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं तो नील विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के बाद। जो हमारे भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है उसे हम नील विद्रोह कहते हैं। नील विद्रोह हुआ, किसानों का शोषण प्रारंभ हुआ, और ब्रिटिश सरकार ने इस नील विद्रोह के दमन के लिए WS सीटन कार आयोग का निर्माण किया था। तो लिखिएगा नील उद्योग या नील उत्पादन, ऐसा लिखिए। वह किसानों का शोषण। हमारे यहाँ पर किसानों का शोषण करने का एक बहुत बड़ा जो टारगेट था, वह टारगेट यह भी था कि नील का उत्पादन किया जाए। ठीक है। एक व्यवस्था आती है जिसे हम माल गुजारी व्यवस्था कहते हैं, उसको समझेंगे। मुक्त व्यापार की नीति क्या थी, उसको समझेंगे। फिर उद्योगों की विरुद्ध नीतियां क्या थी, उनको भी हम यहाँ पर समझते हैं। माल गुजारी व्यवस्था क्या थी? यह एक शोषण करने का दूसरा तरीका थी मेरे दोस्त। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद आती है मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, क्या थी? एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझिएगा। हमें गांधी युग याद रहता है, 1857 की क्रांति याद रहती है, लेकिन यह एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके हम समझ नहीं पाते, है ना। एक अंग्रेज भारत में उद्योगों के विरुद्ध नीति लेकर के आए थे। उनका उद्देश्य था उद्योगों के, कि भारत में जितने भी उद्योग चल रहे हैं उन सारे उद्योगों को समाप्त कर दिया जाए। एक बहुत बड़ा टारगेट था। आखिर वो ऐसा करना क्यों चाहते थे, है जी? आपको पता तो चले कम से कम कि उनका ऐसा उद्देश्य जो है वह क्यों था, कि वह भारत को विऔद्योगीकरण की नीति को अपनाते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गई? इसके बाद आती है खनिज नीति, मिनरल्स पॉलिसी। आपको क्या लगता है ये जो रेलवे वगैरह बनाई गई थी, ये रेलवे वगैरह आपके और मेरे लिए बनाई गई थी क्या? नहीं यार, कि साहब चंदू जी जो है वह जयपुर से जो है वह कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे। इसके लिए कहीं ना कहीं रेलवे का विकास किया जाए। नहीं, कि होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, आप जयपुर से या दिल्ली से या बंबई से जो है वो अपने गाँव की ओर प्रस्थान करेंगे, इसलिए यह त्यौहार ना मेरे दोस्त। ऐसा कुछ नहीं था। एक हम आपको लेकर के आएंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से भी भारत जो है उस पे बेहद ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके बाद आती है भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आखिर भू राजस्व व्यवस्था होती क्या है? तो जब हम भू राजस्व व्यवस्था की परिचर्चा करते हैं तो इस व्यवस्था के अंतर्गत हम तीन प्रकार की व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो आती है उसे हम स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। दूसरी रैयतवाड़ी होती है और तीसरी महालवाड़ी होती है। स्थायी या मेरे दोस्त कहा जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है। दूसरी क्या होती है, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से परिचर्चा करेंगे, थोड़ा सा संयम रखिएगा। और जो दूसरी बड़ी व्यवस्था होती है उसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लिखिएगा, डेट्स कॉल्ड रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब किसान, और एक होता है माहलवाड़ी। माहल का मतलब होता है गांव। ठीक है, माहलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, किसने लागू की, कितना प्रतिशत भूभाग था, कब लागू की, क्या क्या प्रभाव हुए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत। निष्कासन, थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ, निष्कासन का सिद्धांत, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दादा भाई नौरोजी। क्या था धन निष्कासन का सिद्धांत, किस तरह से कार्य करता था, उसको थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहूंगा। तो परिचय पढ़ेंगे, सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव, नील उत्पादन व किसानों का शोषण, मालगुजारी मुक्त व्यापार की नीति, उद्योगों के विरुद्ध नीति, खनिज नीति, औद्योगिक क्रांति, भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी या इस्तमरारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, और धन निष्कासन का सिद्धांत। क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेज जो है ना, ये हमारे भारत पर आर्थिक प्रभाव डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? आर्थिक प्रभाव डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ठीक है, बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिए। अंग्रेज भारत में आए हैं तो बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या अंग्रेजों ने भारत के विकास का ठेका ले रखा है क्या? हाँ। क्या जब अंग्रेज भारत में आए तो क्या भारत का विकास करना चाहते थे? क्या वह सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास चाहते थे, या भारत का सब तरफ से शोषण करना चाहते थे? स्वाभाविक बात है, सब तरफ का शोषण करना चाहते थे। कैसे, समझिएगा। भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया भी हम विभिन्न नीतियों के तहत देखेंगे। भारत में कई प्रकार के सामाजिक प्रकार से उन्होंने परिवर्तन किया। ठीक है। राजनीतिक रूप से भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर के उभरी। संस्कृतियों को उन्होंने हमारे समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। तो ये क्या था? आज कहा जाता है, एक छोटी सी बात बताता हूं, कि मध्यकाल और आधुनिक काल में सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो कहा जाता है कि मध्यकाल के राजाओं ने भारत में निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया। हम उन निर्माण कार्यों को आज देख पाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आधुनिक काल के राजाओं ने जो है, या आधुनिक काल में जो अंग्रेज थे, इन्होंने भारत की सामग्री को लूट करके लंदन ले जाना शुरू कर दिया। आज अमेरिका के लोग है ना, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और कई सारे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, पर्यटक जो है हमारे देश में आते हैं। आखिर क्यों आते हैं? ये हमारे यहाँ के किले, मंदिर, स्थापत्य, ताजमहल को देख करके अचंभित हो जाते हैं। उनके मुंह से एक ही चीज निकलती, ओह माय गॉड। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा इतिहास पुरातन रहा है, परंपरावादी रहा है, और हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं ने वह स्थापत्य का निर्माण करवाया जो इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इनके देशों में वैसा कोई स्थापत्य ही नहीं है, इसलिए यह देख करके चौंक जाते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब देखो, जब अंग्रेज आए और मूल रूप से शुरुआत हुई 1700 ईस्वी के आसपास। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने सशक्त नहीं थे कि वो भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके। ठीक है। अब मुगल शासक का नाम था फर्रुख शियर। उस फर्रुख शियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक चूंगी, जिसे महसूल कहा जाता था, उसके बदले में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, जिसे दस्तक कहा गया।
अब कंपनी को भारत में व्यापार बढ़ाने का एक मौका मिल गया। मूल रूप से दस्तक जो है वो कंपनी के लिए था, लेकिन इसका बजाय इसका उपयोग कौन करने लगे? कंपनी के कर्मचारी करने लगे। और यहीं से जो है हमारे भारत पर अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। तो कहां से लिखते हैं? लिखते हैं कि 1717 ईस्वी में में मुगल शासक फर्रुखशियर ने 3000 रुपए वार्षिक चुंगी, चुंगी कह सकते हैं हम, बताओ, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? महसूल कह सकते हैं के बदले। 3000 रुपए वार्षिक महसूल के बदले बंगाल में अंग्रेजों को, ऐसा लिखिए, बदले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार, शुल्क मुक्त व्यापार को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इट्स कॉल्ड दस्तक की अनुमति प्रदान की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब अंग्रेज जो है वह भारत में बिना किसी कर के जो है वह व्यापार कर सकते थे। ठीक है, आज हम बाजार से कोई भी चीज, जैसे मान लो ये मोबाइल में लेकर के आया, तो इस मोबाइल के एवज में मुझे कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अंग्रेजों को इससे जो है वह क्या मिल गया? एक तरह से मुक्ति मिल गई। ठीक है, परिणामतः क्या हुआ परिणाम? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार बढ़ाने का अवसर मिल गया। अब ये जो दस्तक दिया गया था ना, यह मूल रूप से कंपनी के लिए दिया गया था। दस्तक मूलतः ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिया गया था, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने निजी व्यापार के लिए, अपने निजी व्यापार के लिए इसका दुरुपयोग करने लगे। करने लगे, आप तो इतना सा समझो, निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग करने लगे, और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह गर्त में जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लीजिए यहां तक। चलिए, क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव। एक एक शब्द को समझिएगा। सूती वस्त्र उद्योग पर
प्रभाव। ये मेन टारगेट था और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन भी यही हुआ करता था, सूती वस्त्र का ही उत्पादन हुआ करता था। आप भारत में मौर्य काल में देख लीजिए, गुप्त काल में देख लीजिए, सल्तनत काल में देख लीजिए, मुगल काल में देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह इसी का होता है। मूल रूप से प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, अब देखो 1757 है, यहाँ पर प्लासी हो जाता है और इस प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल जो है, इस बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जो बंगाल के कारीगर थे, क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल जो है अपने वस्त्र उद्योग के लिए आज भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आज भी काफी प्रसिद्ध है। बंगाल के कारीगर जो है, अब इनको कच्चा माल चाहिए, है ना, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये कच्चा माल कहाँ से खरीदेंगे? स्वाभाविक बात है, कच्चा माल यह ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें ऊंचे दामों पर जो है वह कच्चा माल देगी। अब यह माल तैयार करेंगे, है ना। अब तैयार माल की कीमत ज्यादा होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए कच्चा माल हमने 10 रुपए में खरीदा, तो तैयार माल 20 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता था। कच्चा माल जो है 10 रुपए में खरीदा, तो तैयार माल जो है वह 2.5 रुपए में ही खरीदते थे, यानी कि 1/4 भाग में ही खरीदा जाता था। एक चौथाई से भी कम दामों में यह खरीदने लगे, तो दाम जो है वह क्या हो गया, इसका काफी कम हो गया। परिणाम हो गया, परिणाम स्वरूप क्या रहा भाई, आप कोई भी व्यापार अगर कर रहे हैं तो कितने समय तक वह व्यापार आर्थिक रूप से नुकसान उठा करके करेंगे, उसकी एक निश्चित सीमा तो होती होगी ना भाई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। परिणाम यह रहा कि आने वाले 20 वर्षों में कारीगर जो है वह अपना काम उन्होंने बंद कर दिया, काम छोड़ करके वह दूसरे उद्योगों में शिफ्ट हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इन्होंने क्या कर दिया, काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, या तो यह कोई दूसरा कार्य करने लगे। अरे बताओ, क्लियर? या फिर मेरे प्यारे साथियों, यह भूखमरी के शिकार हो गए। एक समय ऐसा आया मेरे प्यारे साथियों कि बंगाल जो सूती वस्त्र से भरा हुआ रहता था, 18वीं शताब्दी आते आते वह बंगाल जो है इन कारीगरों की हड्डियों से भरने लगा था। एक समय था जब बंगाल से 90 किस्म का कपड़ा बनकर के ब्रिटेन जाया करता था, लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते यह सारा कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। ढाका की मलमल की साड़ी बनाने वाले जो कारीगर थे, उस साड़ी के बारे में कहा जाता था कि वह एक अंगूठी में से निकल जाया करती थी, पूरी की पूरी साड़ी जो है एक माचिस की डिबिया में समा जाया करती थी। उन कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए। 1800 ईस्वी के आसपास भारत के कुल निर्यात में सूती कपड़े का स्थान जहां 30% था, 1870 ईस्वी में यह घटकर केवल और केवल 3% रह गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जस्ट इमेजिन कि कहां पे है। तो एक इतिहासकार हुआ है डेफो, अंग्रेज लेखक था यह, इसने रॉबिन्सन क्रूसो नाम की किताब लिखी है। तो डेफो लिखता है कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्षों तक घुस गया है। मतलब एक बार जब विचार करने वाली बात आती है ना कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि आखिरकार इस तरह की हरकतें क्यों की। तो जब हम ब्रिटेन को पढ़ते हैं तो मूल रूप से समझिएगा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब औद्योगिक क्रांति की वजह से ब्रिटेन में जो दो जगह थी, यॉर्कशायर और लंकाशायर। अब यह लंकाशायर और यॉर्कशायर जो है ना, यह भी कपड़ा उद्योग के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब यह कपड़ा जो है यहाँ का, यह तुलनात्मक रूप से कमजोर था भारत के कपड़े के। तो भारत का कपड़ा जो है वह कैसा था, वह अच्छा था। जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसकी क्या होती है आपको पता होगा, मांग ज्यादा होती है। तो भारत के कपड़े की मांग विश्व भर में थी। विश्व भर में क्या थी, मांग थी, जबकि इस कपड़ा उद्योग की कोई डिमांड ही नहीं थी। तो लंकाशायर और यॉर्कशायर की जो गलियां थी, ये सूती वस्त्र के बंडलों से भरी हुई थी, इनको कोई लेवाल नहीं था, कोई खरीदार नहीं था। ब्रिटिश संसद सदमे में आ गई
क्यों सदमे में आ गई? क्योंकि जो वहां की राजनीतिक पार्टियां थी, उन राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करने का काम करते थे लंकाशायर और यॉर्कशायर के बड़े बड़े व्यापारी, पैसे दिया करते थे। इन्होंने दबाव बनाया व्यापारियों ने कि आप हमारे लिए कुछ नीतियां बनाइए, हमारे लिए कुछ काम करिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि भारत के उद्योगों की मांग बढ़ रही है, भारत के कपड़े की मांग बढ़ रही है। इन्होंने कहा जी बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो आप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? तो ऐसी पॉलिसीज बनाई गई। क्या पॉलिसीज बनाई गई? कि इस कपड़े उद्योग के विकास के लिए भारत को बर्बाद करने की साजिश की गई। इसीलिए तो क्या हुआ, ब्रिटेन के लोग भारत से जो कच्चा माल खरीद कर ब्रिटेन भेजते थे उसके दाम कम होते थे, क्योंकि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया प्लासी और बक्सर के बाद में। क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, कच्चा माल बहुत तेज दामों में, बहुत ज्यादा दाम में भारतीय किसानों को बेचने लगे, शोषण की पराकाष्ठा हो गई थी। क्लियर हो गई? तो जब बनाने वाले ही नहीं रहे, कच्चा माल ही नहीं मिलता था, तो बना करके क्या करेंगे? तो प्लासी के युद्ध के बाद में लिखिए, ऐसा लिखिए, प्लासी व बक्सर विजय के बाद, बक्सर विजय के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति के बल पर, शक्ति के बल पर, बल पर कारीगरों को कच्चा माल को, कच्चा माल ऊंचे दामों पर, ऊंचे दामों पर बेचा, और तैयार माल को माल को एक चौथाई से भी कम मूल्य पर खरीदा। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर, क्या यह जो कारीगर थे, यह कारीगर खुद माल नहीं बेच सकते थे क्या? नहीं बेच सकते थे। आज एक बात बताइए, भारत सरकार अगर कोई रूल बना देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या आप उसके विरुद्ध जाकर के कार्य कर सकते हो क्या? संभव ही नहीं है। ठीक है, अब इस घटना का परिणाम क्या रहा? परिणामतः आने वाले कुछ वर्षों में या तो कारीगरों ने कपड़ा बनाना छोड़ दिया, या वो भूखमरी के शिकार हो गए। किसके शिकार हो गए? भूखमरी के शिकार हो गए। ठीक है, लिखिए अगली लाइन, एक समय था जब बंगाल से 90 किस्म का कपड़ा
जो है ब्रिटेन जाता था, किंतु अब यहाँ का सारा कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। एक समय था जब बंगाल न, से 90, लगभग 90 किस्म का, ऐसा लिखिए, लगभग 90 किस्म का कपड़ा तैयार होकर ब्रिटेन जाता था, किंतु 18वीं शताब्दी आते आते, सॉरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल का कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। लिख लो, बंगाल का कपड़ा उद्योग ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। लिखिए, डेफो नामक अंग्रेज लेखक ने, अंग्रेज लेखक ने अपनी किताब रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो में लिखा है कि, क्या लिखा है, भारतीय कपड़ा हमारे घरों, अलमारियों और शयन कक्षों तक घुस गया है। रॉबिन्सन क्रूसो में लिखा है कि भारतीय कपड़ा हमारे घरों, शयन कक्षों व अलमारियों तक घुस गया। लिखिए याद। ठीक है, डेफ्रो ने लिखा है, डेफो ने क्या लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो में, कि भारतीय कपड़ा जो है हमारे घरों, हमारे शयन कक्षों और अलमारियों तक जो है वह घुस गया है। ठीक है, बंगाल का कपड़ा उद्योग ही नष्ट हो गया। लिखिए, ढाका की मलमल बनाने वाले बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए, काट दिए गए।
ढाका की मलमल की साड़ी अंगूठी में से निकल जाया करती थी। अंगूठी में से निकल जाती थी। निकल जाती थी। ठीक है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल आप तो इतने लिख लो। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1800 ईस्वी के आसपास भारत के कुल निर्यात में मेरे प्यारे साथियों सूती कपड़े का जो स्थान था वह 30% था। और ताजुब की बात देखिए, जो समय के साथ बढ़ना चाहिए था वह समय के साथ घटा, और घट कर के केवल और केवल 3% तक रह गया। लिखिए, 1800 ईस्वी तक भारत के कुल निर्यात में सूती वस्त्र का स्थान का स्थान 30% था, जो 70 ईस्वी तक घटकर केवल 3% रह गया। अब यहाँ पर आप एक बार कल्पना करो कि क्या स्थिति थी, और आपको क्या लगता है कि ढाका का यह मलमल उद्योग जो है केवल यही प्रभावित हुआ होगा क्या? नहीं मेरे दोस्त, इस नीति की वजह से लाहौर का गलीचा उद्योग, कश्मीर की शॉल उद्योग, आज हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं कि साहब कश्मीर की पश्मीना शॉल आती है, बनारस की जरी का काम, अहमदाबाद के धोती और दुपट्टे उद्योग, लखनऊ का चिकन उद्योग, नागपुर का सिल्क उद्योग। चिकन जो है इनसे कुर्ता पजामा बनाया जाता है, ये मैं आपको बता दूं, कपड़े का एक प्रकार होता है। तो यहाँ पर कुछ बात लिखिएगा। ऐसा लिखिए, अंग्रेजों की इस नीति के कारण ढाका बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग, बंगाल के सूती वस्त्र उद्योग व ढाका की ढाका के मलमल उद्योग, ढाका के मलमल उद्योग के साथ ही लाहौर का गलीचा उद्योग, लाहौर का गलीचा उद्योग, कश्मीर का शॉल उद्योग, कश्मीर का शॉल उद्योग, इसके अलावा बनारस की जरी का उद्योग, बनारस की जरी का उद्योग, ये वो उद्योग थे मेरे प्यारे साथियों जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक नाम स्थापित कर रखा था, प्रतिष्ठा स्थापित कर रखी थी। ठीक है, बनारस की जरी का हो गया। इसके बाद बात करता हूं तो लखनऊ का धोती दुपट्टा उद्योग हो गया, सॉरी अहमदाबाद का, लखनऊ का तो चिकन उद्योग है। अहमदाबाद का
धोती दुपट्टा उद्योग, लखनऊ का चिकन उद्योग, माफी चाहूंगा, चिकन उद्योग। चिकन जो है यह वस्त्र का प्रकार होता है। मूल रूप से जो सफेद कपड़ा होता है ना, उस सफेद कपड़े पर जब एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती है तो उसे चिकन कहा जाता है। ठीक है, मेरे खुद के पास भी इस तरह के कपड़े हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जो एम्ब्रॉयडरी का काम कपड़े पर किया जाता है कुर्ते पजामे में, उसे क्या कहा जाता है? चिकन उद्योग कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे समय दीजिएगा 1 मिनट का। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, है ना। सामान्य तौर पर जो है ना, इसे कहा जाता है चिकन का कपड़ा। जैसे ये कुर्ता है, अब इस कुर्ते पर आप देख रहे होंगे ना, एम्ब्रॉयडरी की गई है अलग अलग कलर से। ठीक है, तो इस एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? चिकन कहा जाता है। दिखने में बेहद खूबसूरत होता है और बेहद बारीक काम किया जाता है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये हाथों से किया जाता है, लेकिन और ये काफी कॉस्टली भी आता है। ठीक है ना। अब इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो मशीन वर्क होता है जिसे कटिंग वर्क भी कहते हैं, एक हाथ से बना हुआ होता है जिसे हैंड वर्क कहते हैं। अभी जैसे ये कुर्ता है मेरा, अब ये जो है ना, ये मैंने हैंड वर्क का कुर्ता उस समय लिया हुआ था, तो ये लखनऊ के चिकन कपड़े पर बना हुआ है। पहनने में काफी अच्छा होता है और बढ़िया लगता है, और गर्मी वगैरह में बहुत अच्छा। आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है ना, वो गर्मी में मूल रूप से कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो कुर्ता पजामा जो गर्मी में पहनते हैं ना, वो लखनऊ का ही होता है, लखनऊ का चिकन उद्योग। ठीक है, इसके अलावा लिखिए नागपुर का सिल्क उद्योग। जो नागपुर है इसका सिल्क उद्योग भी नष्ट हो गए। मतलब कोई अकेला उद्योग नष्ट नहीं हुआ अंग्रेजों की इस वस्त्र नीति के खिलाफ। यहाँ पर कई सारे ऐसे जो थे उद्योग थे, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए। ठीक है, लिख लो। वस्त्र उद्योग के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मुरादाबाद का पीतल व तांबा कांसा उद्योग था। ठीक है, कच्छ सिंध पंजाब का हथियार उद्योग, कोल्हापुर सतारा गोरखपुर आगरा बालाघाट का उद्योग शीशा उद्योग, यह भी खत्म हो गए। तो एक नोट करके एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, नोट करके, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का प्रभाव, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का प्रभाव वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी कि केवल यह कहना कि वस्त्र उद्योग पर ही प्रभाव पड़ा था, यह गलत होगा। अतिरिक्त मुरादाबाद का तांबा कांसा व पीतल उद्योग, क्लियर हो गई। कच्छ सिंध पंजाब का हथियार उद्योग, कच्छ
सिंध व पंजाब का हथियार उद्योग, वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त मुरादाबाद का तांबा कांसा पीतल उद्योग, कच्छ सिंध और पंजाब का हथियार उद्योग, कोल्हापुर सतारा गोरखपुर आगरा बालाघाट का जो है क्या कहते हैं इसे सीसा उद्योग, लिखिए कोल्हापुर गोरखपुर बालाघाट बालाघाट आगरा व सतारा का शीशा उद्योग पर भी पड़ा, पर भी पड़ा। अगर हम ये कहें ना कि केवल और केवल वस्त्र उद्योग, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी कि आखिरकार अंग्रेजों ने किस तरह की नीतियां अपनाई थी। आपको बहुत अच्छा लगता है कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर आता है तो हम उसे अगवानी करते हैं, पधारो हमारे देश और फावना ये वो फलाना डीम का, लेकिन मेरे दोस्त इनके जो पूर्वज थे ना, आज हालांकि भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इनके पूर्वजों ने जिस तरह से हमारे देश का शोषण किया था ना, वो क्या कहूं मैं आप लोगों से, आप समझदार हैं जानते हैं। क्लियर हो गई। तो इन पर भी जो है वह असर पड़ता है, चाहे वह कोल्हापुर गोरखपुर बालाघाट आगरा सतारा का सीसा उद्योग हो, कच्छ सिंध पंजाब का हथियार उद्योग, मुरादाबाद का तांबा कांसा और पीतल का ही उद्योग हो। ठीक है, लिख लो यहाँ पर। लिख लीजिए यहां तक।